принято решение о проведении специальной военной операции. पुतिन के अकॉर्डिंग ये एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन था, लेकिन ये साफ नजर आता है कि ये एक इन्वेजन के संकेत भी थे। Morning there was total panic, hysteria. The subway now and it's terrible. How many kids are there? रशियन आर्मी और टैंक्स यूक्रेन में हर तरफ से एंटर हो चुके थे। यूक्रेन की कैपिटल कीव के साथ सभी शहरों पर भी हमले हुए, लेकिन कीव पुतिन के लिए मेन टारगेट बन चुका था। कई लोग बेसमेंट और मेट्रो स्टेशन पर भी रहे। यूक्रेन में कई जगहों पर हादसे हुए, जिसकी वजह से लाखों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर भी हो गए। ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बड़े युद्धों में से एक थी। तभी से देखा जाए तो यूरोप का मैप पॉलिटिकल अलायंसेस की वजह से चेंज होता आया है, लेकिन पुतिन अब यूरोप के नक्शे को फिर से बनाना चाहते हैं। Мы готовы к любому развитию событий. और वो लंबे समय से दावा करते रहे हैं कि यूक्रेन रशिया का हिस्सा है और वो एक हैं। We don't want a breakup of Ukraine, but Crimea will remain Russian. अगर बात करें यूक्रेन की तो उसका भी एक अलग कल्चर, लैंग्वेज और पॉलिटिकल सिस्टम है, जबकि दोनों देशों की एक शेयर्ड हिस्ट्री भी रही है। लेकिन यूक्रेन ने अपनी पहचान पाने के लिए काफी संघर्ष किया। 18th और 19th सेंचुरी में यूक्रेन रशियन एम्पायर के अंडर आता था। फिर 1917 में रशियन रेवोल्यूशन की वजह से इस एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो गया और ये रीजन सिविल वॉर का शिकार बन गया, जिसकी वजह से यूक्रेन को रशियन रूल से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जो नया सोवियत यूनियन बना उसने तुरंत ही यूक्रेन पर कब्जा कर लिया अपने पहले रिपब्लिक के रूप में। आने वाले सालों में सोवियत यूनियन ने बेरहमी से अपने कंट्रोल को आगे बढ़ाया और वर्ल्ड वॉर 2 के अंत तक इसका इन्फ्लुएंस यहाँ तक फैल चुका था, जबकि वेस्ट रीजन में सोवियत ने अपना इन्फ्लुएंस यहाँ तक बरकरार रखा। और देखा जाए तो यूरोप को डिवाइड करना एक कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। सोवियत ने अपनी तरफ से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्थापित कर दिया, जिसको कंट्रोल करना काफ़ी आसान था, लेकिन जो वेस्ट रीजन था वो डेवलप्ड हुआ डेमोक्रेसीज, वो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के साथ। इन चीज़ों ने दोनों तरफ अंधविश्वास और तनाव को हवा दी और जल्द ही इन सभी जगहों पर मिलिट्री अलायंसेस को मजबूत भी कर दिया गया। 1949 में इन देशों के साथ साथ अमेरिका और कनाडा ने साथ मिलकर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का फॉर्मेशन किया और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कसम खा ली। और कुछ सालों बाद ये सारे देश सोवियत लेड वार्सो पैक्ट अलायंस में शामिल हो गए और सारे देशों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी मिलिट्री को मजबूत कर लिया। और आने वाले कई सालों तक यूरोप ऐसा ही बना रहा, जब तक एक साइड कोलैप्स नहीं कर दी गई। 1991 के एंड तक यूक्रेन जैसे रिपब्लिक ने सोवियत डोमिनेशन से आज़ादी की घोषणा करना शुरू कर दिया। उसके बाद सोवियत यूनियन 15 इंडिपेंडेंस कंट्रीज में डिसॉल्व हो गया, जिसमें वीक रशिया भी शामिल था और सोवियत स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का समापन हो गया और ज्यादातर देशों ने अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका। भले ही कोल्ड वॉर खत्म हो गया हो, यूरोप के दूसरी तरफ अलायंस अभी भी मजबूत हो रहा था, बल्कि कहा जाए तो ये और एक्सपेंड हो रहा था। उसके बाद 1999 में पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक जैसे देश नाटो में शामिल हो गए। फिर 2004 में 7 और देश इसमें शामिल हुए, जिसकी वजह से नाटो पुराने सोवियत स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ चुका था। नाटो की सीमा अब तक की सबसे लंबी सीमा बन गई थी इन दोनों के बीच में। बेलारूस, यूक्रेन और जॉर्जिया अब सोवियत की लास्ट पोस्ट के अंडर आने लगे थे, रशिया और नाटो के बीच में। लेकिन यूक्रेन और जॉर्जिया काफी समय से नाटो को ज्वाइन भी करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो रशिया के प्राइम टारगेट की लिस्ट में आ चुके थे। और यूक्रेन 1994 में नाटो की पार्टनरशिप में आ गया, जिसकी वजह से वो एक कदम और आगे बढ़ गया मेंबर बनने के लिए। और 2013 में एक एसोसिएशन एग्रीमेंट साइन करने वाले थे वो यूरोपियन यूनियन के साथ, लेकिन जब डील साइन करने का टाइम आया तो यूक्रेन की जो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी उसने मना कर दिया। उसके बदले में उसने रशिया के साथ अपने रिश्ता मजबूत करना जरूरी समझा। जब ये डिसीजन पब्लिक के सामने अनाउंस किया गया तब हजारों लोगों ने सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट किया डील साइन करने के लिए।
और कई महीनों के शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट के बाद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का सब्र खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए। काफी ज्यादा प्रोटेस्ट के बाद प्रेसिडेंट को बाहर आना पड़ा, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि पुतिन यूक्रेन पर अपना राजनीतिक प्रभाव खो सकते हैं। इसलिए पुतिन ने इसके बजाय बल का प्रयोग करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने आक्रमण किया और यूक्रेन क्रिमियन पेनिनसुला को कब्जे में ले लिया। फिर रशियन बैक सेपरेटिस्ट ने डोनेट्स्क और लुहांस्क को कब्जे में ले लिया और उसे यूक्रेन से स्वतंत्र घोषित कर दिया। और तभी से यूक्रेन रशिया के साथ संघर्ष में जूझ रहा है, जिसकी वजह से 14,000 लोग मारे जा चुके हैं और करीब 20 लाख लोग जा चुके हैं। लगभग 8 सालों से पुतिन इस रीजन पर कब्जा करे हुए हैं, यूक्रेन को अस्थिर करना और उसे पश्चिम की तरफ बढ़ने से रोके भी हुए हैं। लेकिन नवंबर 2021 में पुतिन ने इन सभी रीजन्स में जाने का फैसला किया। सैटेलाइट इमेजेस से पता चला कि कम से कम 1 लाख रशियन ट्रूप्स यूक्रेन की सीमा पर देखे गए हैं, वो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स के साथ। पुतिन ने बार बार आक्रमण की किसी भी योजना से इनकार किया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उन्होंने अपनी मांगों को वेस्ट के सामने पेश किया। पुतिन की डिमांड ये थी कि नाटो अपने रीजन्स को एक्सपेंड करना बंद कर दे और मिलिट्री बॉर्डर्स को वहीं कर ले जहां वो 1997 में थे, रशिया से दूर। वेस्टर्न लीडर्स ने उनकी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी सेना को स्टैंड बाई पर रखा और ईस्टर्न यूरोप में मिलिट्री प्रेजेंस को मजबूत कर दिया। और यूक्रेन के बॉर्डर पर रशियन आर्मी इकट्ठी होने लगी और बेलारूस के बॉर्डर के साथ रशियन ने बड़ी मिलिट्री ड्रिल्स करना चालू कर दिया। और 21 फरवरी को ये धमकी सच्चाई में बदल गई। Мною принято решение о проведении специальной военной операции. उनके सैनिकों ने तुरंत ही यूक्रेन की सीमा पार करके रशियन बैक सेपरेटिस्ट रीजन में प्रवेश किया। यूक्रेन में स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस कर दी गई और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने रशियन पीपल से डायरेक्ट अपील की। Before it's too late, Если руководство if the Russian leadership doesn't want to sit down at the negotiating table, за стол с нами, возможно, they should sit at the table with you. с вами. कई घंटों बाद फरवरी 24 को पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरीके से आक्रमण में ले लिया था। Специальной военной операции. कई देशों के लीडर्स ने इस इन्वेजन पर अपनी अपनी राय को रखा। We condemn this barbaric attack and the cynical arguments to justify it. Putin must fail. His war of aggression, his war. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. और इस वॉर को रोकने के लिए कई सारे प्रोटेस्ट भी चलाए गए, जिसमें रशिया में भी प्रोटेस्ट चले और जिसकी वजह से लोगों को अरेस्ट होना भी पड़ा। पड़ोसी देशों ने अपनी सारी सीमाएं खोल दी, जिसकी मदद से हजारों यूक्रेनी वासी यूक्रेन से भाग गए। नाटो की रिस्पांस फोर्स टीम हिस्ट्री में पहली बार एक्टिव हुई और यूएस ने अपनी तरफ से एडिशनल ट्रूप्स को ईस्टर्न यूरोप में भेज दिया। कई महीनों में देखा जाए तो दुनिया सावधानी से चल रही थी। दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर वेपन्स का आर्सेनल पुतिन के कंट्रोल में है। वो पहले ही कई लोगों को चेतावनी दे चुके हैं कि जो भी इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा उसका अंजाम बुरा होगा। Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. तो दुनिया के कई देशों ने इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं रशिया के लिए, जिससे पुतिन को धीमा करा जा सके, और अपनी तरफ से मिलिट्री सपोर्ट भी कर रहे हैं यूक्रेन को। और आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।